निकिता की बात सुनकर अथर्व हैरान था। उसने कुछ सोचकर निकिता से पूछा, मॉम, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि आशी खुशी आंटी की ही बेटी है? जैसा कि आपने मुझे बताया, आपने लास्ट टाइम आशी को तब देखा था जब वह 5 साल की थी, तो फिर आपको इतना यकीन कैसे है? जवाब में निकिता ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उसे कैसे ना पहचानूंगी, मैं तो उसे उसकी छाया से भी पहचान लूँगी बेटा, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी खुशी की तरह दिखती है। वही चेहरा, वही आंखें हैं, वही नैन नक्श, और सबसे बड़ी बात, गले में पहना हुआ कृष्ण जी का यह लॉकेट जो मैंने खुद अपने हाथों से खुशी को पहनाया था जब आशी उसके पेट में थी। मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर उस लॉकेट को तैयार करवाया था और बिल्कुल वैसा ही एक लॉकेट मेरे पास है जो नताशा के गले में है, लेकिन वह बेवकूफ़ लड़की फैशन के चक्कर में उस लॉकेट को कभी पहनती ही नहीं। मैंने खुशी को वह लॉकेट देते हुए कहा था, अगर उसका बच्चा हुआ तो वह अपने बच्चों को यह लॉकेट पहनाएगी। मैंने खास पूजा करवाकर पूरी विधि के साथ उस लॉकेट को अभिमंत्रित करवाया था ताकि खुशी और उसका बच्चा बुरी नज़र और बलाओं से दूर रहे। आखिर मैं भी तो उसकी मासी माँ हूँ। निकिता की बात सुनकर अथर्व ने खुश होते हुए कहा, मॉम, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आशी के मॉम डैड को जानते हैं और अब आशी हमारी जिम्मेदारी है। अब वह अनाथ नहीं रहेगी। मॉम, वह मेरी बहन है। हम आज ही क्रिस से बात करके अपनी आशी को लेकर आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका भाई हूँ और अपनी जान पर खेलकर भी अपनी बहन की रक्षा करूँगा। ना जाने क्यों आज तक मैंने आशी को जब भी देखा था मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता है। और देखो, मेरे दिल ने सच कहा। चलिए मॉम, हम अपनी आशी को लेकर आते हैं। निकिता और अथर्व खुश होते हुए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, रुद्र उन्हें रोकते हुए बोला, रुक जाओ निकिता, इतनी जल्दी मत करो, अभी हमारा आशी के पास जाने का सही समय नहीं आया है। रुद्र की बात सुनकर निकिता के चलते हुए कदम रुक गए और वह हैरान होते हुए रुद्र से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं रुद्र? हम अपनी आशी को लेने क्यों ना जाएं? और सही समय नहीं आया है, इसका क्या मतलब है? रुद्र ने सीरियस फेस के साथ कुछ सोचते हुए कहा, बात को समझो निकिता, यह सब मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। तुम ही सोचो, 13 सालों से आशी कहाँ थी? इतने सालों तक वह बिल्कुल सुरक्षित थी। फिर 18 साल कंप्लीट होते ही वह अमेरिका आ गई। जिन हॉलीवुड सुपरस्टार की कोई झलक भी नहीं देख पाता, अचानक वह दोनों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अचानक आशी के पुराने दुश्मन उसके सामने आ गए। जो विवान खन्ना कब्र से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ सकता है, उनसे सच्चाई उगलवा सकता है, उसे अब तक आशी के बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम्हें कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? आप कहना क्या चाहते हैं रुद्र? साफ साफ कहिए, निकिता ने कहा। मैं वही कहना चाहता हूँ निकिता, जो तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती। यह सब बहुत बड़ी प्लानिंग है और हमें यह पहले जानना होगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल आशी जहाँ है उसे वहीं रहने दो। अगर वह अभी तक सुरक्षित है तो वह आगे भी सुरक्षित रहेगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आशी अपनी फैमिली के बारे में कितना जानती है, और अगर आज भी जिंदा है तो क्या और भी। आई होप कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो, पर अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार इसमें हमारे साथ हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। निकिता ने परेशान होते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं रुद्र? साफ साफ कहिए, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी वॉर होने वाली है? और मास्टरमाइंड, आपको लगता है आशी का जिंदा रहना, इंडिया से इतनी दूर यहाँ आना कोई प्लानिंग है? मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ निकिता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि जो कुछ भी आशी के साथ हो रहा है वह एक इत्तेफाक है। और सच्चाई क्या है
इसके बारे में हमें इंडिया जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि इन सब की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। हम लोग आज ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं। कहकर रुद्र किसी को कॉल करने लगता है। तभी अथर्व रुद्र से बोला, दादा मैं भी आपके साथ इंडिया चलूँगा। आई थिंक आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं अथर्व, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, सिर्फ मैं और निकिता जाएंगे। तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी है और पल पल की खबर हमें देनी है। और याद रहे, बाकी बच्चों को इस बारे में पता ना चले। मैं नहीं चाहता बच्चे इस बारे में टेंशन लें। और सबसे बड़ी बात, आशी के दोस्त समर का ख्याल रखना। मुझे पूरा यकीन है विवान खन्ना उस तक ज़रूर पहुँचेगा। ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में खबर ना हो कि हम लोग यहाँ आए थे। नट्टू को भी इस बारे में कुछ मत बताना। चलो निकिता, एयरपोर्ट चलने का वक्त आ गया है। कहकर रुद्र और निकिता के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इधर इंडिया में नवीन जी को किसी का कॉल आया। हेलो, क्या खबर है एन? तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह दोनों इंडिया के लिए निकल गए हैं और आशी भी क्रिश के पास है। विवान खन्ना वापस आ चुका है और अपने बेटे की हालत देखकर पागल हो चुका है। उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा समर तक पहुंचने में। अगर वह समर तक पहुंच गया तो तुम लोगों तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। डोंट वरी एन, समर की प्रोटेक्शन के लिए क्रिस है और मैंने समर की प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बहुत कुछ सोच रखा है। उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ के बच्चों की चिंता है। मैं इन्हें जल्दी ही सही जगह पर पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरा सामने आने का वक्त आ गया है। इतना बोलकर नवीन जी मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने सभी बच्चों को उस अनाथ आश्रम से निकालकर सही जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब उन्हें इंतज़ार था रुद्र और निकिता के आने का। उधर दूसरी तरफ क्रिस रात को अपने फार्म हाउस वापस नहीं आया। उसने आशी की जिम्मेदारी नर्स और अपने कुछ भरोसेमंद गार्डों के ऊपर छोड़ दी और खुद वह अपने अड्डे पर पहुंचा। अपनी इलीगल डीलिंग और गैंग के बाकी काम निपटाने के बाद क्रिस ने राका से पूछा, फायरफ्लाई की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कहाँ तक पहुंची? तुम्हें जो काम दिया गया था वह पूरा हुआ? सॉरी किंग, आपके कहे अनुसार जहां रॉकी सर ने किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी और उस लड़की की फ़ोटो और सभी डिटेल्स को हम क्लियर कर चुके थे। हमने उस पूरे पुलिस स्टेशन को ही ब्लास्ट करवा दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन ना जाने कैसे विवान खन्ना को उसकी डिटेल मिल चुकी है। हाँ, पर खुशकिस्मती से उसे आशी की फ़ोटो नहीं मिली और अब वह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। उसके कुछ लोग आशी के स्क्रैच बनाने के लिए कॉलेज में देखे गए हैं। यहाँ तक कि उसके हाथ डांस कंपटीशन का वीडियो भी लग चुका है और अब वह कुछ ही देर में उसे पहचान जाएगा। अब तक तो उसने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। व्हाट, तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। मैंने तुम लोगों से कहा था उस डांस कंपटीशन के वीडियो को डिलीट कर दो, तो फिर उसके हाथ कैसे लग गया? क्रिस ने गुस्से में कहा। सॉरी किंग, हमने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ बैठे कई सारे स्टूडेंट और लोगों ने उस डांस कंपटीशन की वीडियो को शूट किया था। शायद उसी के जरिए वीडियो विवान खन्ना के हाथ लग गया है। यह सुनकर क्रिस अपने माथे पर 2 उंगलियों को घुमाते हुए परेशान होते हुए राका से बोला, ओके, तुम जाओ और उस पर नज़र रखो। उसकी हर मूवमेंट की जानकारी मुझे चाहिए। और हाँ, फायरफ्लाई के दोस्तों पर नज़र रखो, उन सब पर भी खतरा है। क्रिस का ऑर्डर पाकर राका उसे ग्रीट करके वहाँ से चला गया। क्रिस परेशान होते हुए अपने आप से बोला, अब तुम्हारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है फायरफ्लाई, जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म न कर दूँ। वॉट, यू डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह 10 बजे क्रिस अब तक फार्म हाउस नहीं पहुंचा था। आशी बहुत गुस्सा थी, इसलिए उसने भी क्रिस को कॉल नहीं किया। लेकिन सच तो यह था कि उसे क्रिस की याद आ रही थी। इतनी केयर जो करता था,
डॉक्टर ने आकर आशी के बैंडेज भी चेंज कर दिए थे। अब उसके जख्म काफ़ी भर चुके थे। इधर इंडिया में रुद्र और निकिता का जेट पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वह लोग कार में बैठकर आशी के अनाथ आश्रम की तरफ निकल गए। थोड़ी ही देर में वे दोनों आशी के अनाथ आश्रम के ठीक सामने खड़े थे। यह एक छोटा सा घर था जहाँ चारों तरफ हरियाली थी और आसपास छोटे छोटे घर। गांव में एक बहुत बड़ी पूजा थी। गांव के लगभग ज़्यादातर लोग उस पूजा में गए हुए थे। रुद्र और निकिता गेट से होते हुए उस घर के अंदर गए। सामने एक इंसान जिसकी उम्र लगभग 53 या 54 साल होगी, कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पीठ इस वक्त रुद्र और निकिता की तरफ थी। रुद्र ने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, सुनिए, क्या आप नवीन जी हैं? जी, मैं रुद्र। मुझे आपसे आशी के बारे में कुछ बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए खड़े होकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, आओ आओ रुद्र प्रताप सिंघानिया और निकिता प्रताप सिंघानिया, मुझे आप लोगों का ही इंतज़ार था। मुझे पता था आप लोग ज़रूर आओगे। उस इंसान की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए पूछा, आप हमें कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? आखिर आप हैं कौन? उस इंसान ने अपनी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखा और रुद्र और निकिता उसे देखते ही हैरान रह गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ कहा, तुम जिंदा हो और यहाँ? उस इंसान ने अपने चेहरे की मुस्कान को और बड़ी करते हुए कहा, हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गए? चौंकना भी चाहिए, आखिर बात ही ऐसी है। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और तुम उन सवालों के जवाब लेने यहाँ आए हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। आखिर मैंने भी तो तुम लोगों का बहुत साल इंतज़ार किया है। कहते हुए नवीन जी ने रुद्र और निकिता को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह दोनों हैरान परेशान उस सोफे पर बैठ गए क्योंकि उन्हें भी सारी सच्चाई जानने की जल्दी थी। नवीन जी मुस्कुराते हुए किसी से चाय लाने का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी ही देर में चाय आ गई, लेकिन रुद्र और निकिता चाय को देखते हुए बोले, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए हैं, सच्चाई जानने आए हैं। तुम जिंदा हो, इतने साल आशी तुम्हारे साथ थी और तुमने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और आशी तुम्हारे पास कैसे है? सारी बातों को सोचकर दोनों का सिर फटा जा रहा था, लेकिन नवीन जी के चेहरे पर अभी तक मुस्कान कायम थी। उन्होंने अपना चश्मा हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, सारी सच्चाई बताऊंगा, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नवीन जी ने निकिता और रुद्र को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। पूरी सच्चाई जानने के बाद निकिता और रुद्र की आंखों में आंसू थे। तभी निकिता ने अपनी आंखों में आंसू लिए नवीन जी से कहा, इतना कुछ हो गया, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं था कि हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे? इतने सालों तक तुम इस छोटे से गांव में गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे और हमारी आशी को, जो न जाने कितने ही बिलियन डॉलर की इकलौती वारिस है, उसे गरीब बेसहारा की तरह, एक अनाथ की तरह रहना पड़ा। अपने रिश्तेदार होने के बावजूद वह लावारिस की ज़िंदगी जी रही थी। आखिर क्यों? तुम हम पर एक बार भरोसा तो कर सकते थे। नवीन जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, सॉरी, मैं जानता हूँ अगर मैं तुम लोगों से मदद मांगता तो तुम लोग ज़रूर हेल्प करते, पर मैं आशी की ज़िंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर यहाँ आकर रह रहा था और आशी के 18 साल होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वह कानूनी सब कुछ संभालने लायक हो जाए। मैंने इस दिन के लिए ना जाने कितने ही सालों से इंतज़ार किया है, पर अब हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। सबसे पहला आशी को सुरक्षित रखना ज़रूरी था और अब वह सही हाथों में है। आज तक मैंने जो सोचा था वही हो रहा है और पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है।
अब हिसाब लेने का समय आ गया है। वह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ, यह नवीन अवस्थी कौन है जिसकी आइडेंटिटी लेकर तुम यहाँ रह रहे हो? और क्या आशी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता है? निकिता ने परेशान होकर पूछा, जिस पर नवीन जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आशी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सब जानने के लिए वह अभी बहुत छोटी है, और मैंने जो प्लान बनाया था उसके लिए उसका मासूम होना बहुत ज़रूरी था। दिल से पूरी ताकि वह क्रिस जैसे हार्टलेस पर्सन को दिल में अपनी जगह बना सके, बिल्कुल अपनी माँ खुशी की तरह। खुशी पत्थर को भी पिघलाने की ताकत रखती थी, और उसकी बेटी को भी उसके जैसा होना ज़रूरी था। वक्त आने पर उसे भी सब पता चल जाएगा। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए रुद्र ने एकदम से पूछा, और नवीन अवस्थी जवाब मिला, वह समर के डैड थे। वह मेरी मॉम की साइड के बहुत ही पुराने नौकर के बेटे और मेरे भरोसेमंद साथी थे। उन्हें कैंसर था, और उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। नवीन अवस्थी यह जानता था कि मुझे आशी को प्रोटेक्ट करने के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए, इसलिए वह मरने से पहले अपने बेटे की जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे अपनी पहचान और आइडेंटिटी देकर चला गया। तब से लेकर आज तक मैं उसकी आइडेंटिटी जी रहा हूँ। समर नवीन का बेटा है। तभी रुद्र ने नवीन जी से पूछा, यह सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? बहुत जल्द विवान खन्ना हम तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नवीन जी अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लेकर बोले, डोंट वरी, शतरंज की बड़ी चाल चल चुकी है। अब दो बादशाह आपस में लड़ेंगे अपनी रानी के लिए, और जो जीतेगा वही कहलाएगा किंग। जो खेल विवान खन्ना ने शुरू किया था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। समय आ गया है सामने आने का। चलो, कहकर नवीन जी खड़े हुए। इस वक्त उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। निकिता और रुद्र की भी नवीन जी के साथ खड़े हुए और उस घर से बाहर निकले। वह लोग घर से लगभग 20 कदम ही दूर पर गए। तभी नवीन जी ने अपनी पॉकेट से निकालकर एक रिमोट के बटन को प्रेस किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। एक जोरदार धमाके की आवाज़ उस पूरे इलाके में गूंज गई। बम ब्लास्ट में वह घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्योंकि नवीन जी ने अपने वहाँ होने के सभी सबूत खत्म कर दिए। थोड़ी ही देर में वह लोग प्लेन में बैठकर अमेरिका के लिए निकल गए। 3 दिन बाद आशी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उस दिन के बाद क्रिश और आशी में कोई बात नहीं हुई थी। ना ही क्रिश आशी से मिलने उसके कमरे में आया था। वह पूरी तरह से आशी को इग्नोर कर रहा था, और आशी ने भी लगभग ठान लिया था कि वह क्रिश से कोई बात नहीं करेगी। इस वक्त आशी कमरे की बालकनी में बैठी थी और बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उस दिन से अब तक पहली बार क्रिश उसके पास आया। क्रिश को देखकर आशी ने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मुझे अपने घर जाना है, कॉलेज ज्वाइन करना है। मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी, क्रिश ने कठोर आवाज़ में कहा। क्रिश की बात सुनकर आशी ने झटके से क्रिश की तरफ देखा, फिर गुस्से में बोली, क्यों नहीं जाऊंगी मैं अपने घर? आखिर मैं यहाँ कब तक रहूँगी? तुम्हें पता है मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं आज और अभी अपने घर जा रही हूँ। तुम नहीं जाने दोगे तो मैं खुद चली जाऊँगी, कहकर आशी वहाँ से जाने लगती है। तभी कृष्ण ने झटके से आशी का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे बेड पर पटकते हुए दांत पीसकर बोला, एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता? तुम कहीं नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। कोई मेरी बातों को इग्नोर करे यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे साथ मेरा विला चलोगी। क्रिस की बात सुनकर आशी भी गुस्से में बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और तकिया ब्लैंकेट उठाकर क्रिस के ऊपर फेंककर उसे मारते हुए बोली, तुम गंदे साइको हो। तुम मुझे हमेशा डांटते हो, मुझ पर गुस्सा करते हो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
मुझे समर के साथ रहना है, वह मुझे कभी भी नहीं डांटता, और तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। शट अप फायरफ्लाई, अगर तुमने एक बार और जिद या चिल्लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्रिस ने गुस्से में आसी को घूर कर देखते हुए कहा। क्रिस की बात सुनकर आसी मासूमियत से अपने निचले होठ बाहर की तरफ निकालकर अपनी आंखों में दुनिया भर के आंसू लेकर जल्दी से बेड पर बैठ गई और अपने चेहरे को सर से लेकर पांव तक ब्लैंकेट से ढककर ब्लैंकेट के अंदर रोते हुए बोली, तुम अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा क्यूट आसी को डांटते हो, उसे कॉलेज नहीं जाने देना चाहते, उसे प्यार भी नहीं करते और यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे। आसी तुमसे बात नहीं करेगी। बाबा, आपने सही कहा था, यह अंग्रेज बहुत गंदे होते हैं, क्यूट और मासूम बच्चों को रुलाते हैं। काश मैं इस गंदे आदमी से कभी ना मिली होती। यह इंसान हमेशा आसी को हर्ट करता है। मुझे लगा था यह वैसा है जैसा आपने मुझे कहा था, मेरा कृष्ण जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन यह वह नहीं है, यह कृष्ण नहीं है। अपने मुझे झूठ बोला था बाबा, कोई आसी से प्यार नहीं करता। माँ ने भी नहीं किया, पापा ने भी नहीं किया। आपने झूठ क्यों बोला बाबा? आसी को प्रोटेक्ट करने, प्यार करने कोई कृष्ण नहीं आएगा। काश मैं यहाँ से गायब हो जाती, किसी को दिखाई ना देती। काश माँ पापा मुझे अपने साथ ले जाते, फिर मुझे किसी कृष्ण का इंतज़ार न करना पड़ता। आसी इन शब्दों को हिंदी में कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वह ब्लैंकेट में पूरी तरह से खुद को कवर करके बैठी हुई थी और उसकी बातें क्रिस बहुत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि उसे हिंदी आती थी। आसी की बातें क्रिस के दिल में चुभ रही थी। क्या यह लड़की अपने मरने की दुआ मांग रही है? यह सोचकर ही क्रिस का गुस्सा उसके सिर पर चढ़ने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह दांत पीसते हुए जैसे ही आसी की तरफ बढ़ा, अचानक उसे महसूस हुआ आसी बिल्कुल शांत हो गई। आसी को शांत देखकर क्रिस ने गुस्से में उसे रौबदार आवाज़ में कहा, तुम्हारी यह फालतू की बकवास मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप उठो और रेडी होकर चलो मेरे साथ। मुझे फालतू बकवास करने वाले लोग और न करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तभी कृष्ण ने देखा आसी कोई हलचल नहीं कर रही। अपनी बातों को इग्नोर होते हुए देखकर कृष्ण ने झटके से आसी का ब्लैंकेट खींचा। अचानक आसी बेड पर पीछे की तरफ गिर गई। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ। यह देखकर कृष्ण एकदम से डर गया। अभी तो यह लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, अचानक उसे क्या हुआ? किसी अनहोनी के डर से अचानक कृष्ण डर के मारे जल्दी से आसी के पास आया और उसकी नाक के पास उंगली लगाकर देखा। आसी की सांस भारी हो गई है। कृष्ण ने जल्दी से आसी के हाथों को चेक किया तो उसे पता चल गया आसी बेहोश हो चुकी है। यह देखकर कृष्ण ने जल्दी से आसी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, फायरफ्लाई बेकअप, क्या हुआ तुम्हें? उठो फायरफ्लाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी आसी नहीं उठी। अब कृष्ण काफ़ी डर चुका था, क्योंकि आसी की सांस धीमी चल रही थी। उसका मासूम गोरा चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। उसकी नाक के साथ साथ फूले फूले गाल गुलाबी हो गए थे। लेकिन उसका शांत चेहरा और शरीर देखकर अब कृष्ण को भी डर लगने लगा था। कृष्ण ने जल्दी से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी से फार्म हाउस आने के लिए कहा। कृष्ण कमरे में गोल गोल चक्कर काटते हुए लगातार घड़ी को देख रहा था और डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उस कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। कृष्ण ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर फ्रैंक और लेडी डॉक्टर के साथ वहां आ चुके थे। दोनों ही इस वक्त लंबी लंबी सांस ले रहे थे और दोनों के माथे से पसीना बह रहा था, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह भाग भाग कर आए हैं। दोनों की सांस अब तक काबू नहीं हुई थी, क्योंकि मौत का डर तो उन्हें भी था। कृष्ण ने अपनी ठंडी नज़र से दोनों को देखते हुए कहा, जल्दी से चेक करो। कृष्ण का ऑर्डर पाते ही लेडी डॉक्टर जल्दी से आसी के पास आई। फिर एक नज़र कृष्ण को देखकर बोली, आप दोनों बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना होगा।
क्रिस ने डॉक्टर फ्रैंक को ठंडी नज़र से देखा। क्रिस की तपिश खुद पर महसूस कर डॉक्टर फ्रैंक अगले ही पल वहाँ से 9-2-11 हो गए। फिर क्रिस ने लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर कठोर आवाज़ में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इसे मेरे सामने चेक करो और जल्दी बताओ इसे क्या हुआ है। क्रिस की कठोर आवाज़ सुनकर लेडी डॉक्टर अब आगे कुछ नहीं कह पाई और जल्दी से आशी को चेक करने लगी। लेडी डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से आशी के कपड़े निकाले और उसकी बॉडी पर कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर उसकी हार्ट बीट से लेकर कुछ टेस्ट किया। क्रिस बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। कुछ पल के बाद डॉक्टर ने वापस आशी को कपड़े पहनाए और क्रिस को बताया, सर इन्हें पैनिक अटैक आया था। शायद किसी बात को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया जिसने इनके दिमाग पर असर किया था और यह कोमा में चली गई थी। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक किसी को पैनिक अटैक कैसे आ सकता है? यह हमेशा इतनी नॉर्मल रहती है। आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसे दोबारा चेक करो, क्रिस ने कहा। सॉरी सर, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है, इसे पैनिक अटैक ही आया है। शायद यह किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है और उनकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इनको पैनिक अटैक आते रहते हैं। उनकी नब्ज बहुत अजीब तरीके से फंक्शन कर रही है। ऐसे मरीज़ दुनिया के सामने नॉर्मल रहते हैं, पर उनके अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ या दर्द होता है जो वह किसी को जताना नहीं चाहते, और यह कंडीशन धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर करती है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या इनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण यह मेंटल स्ट्रेस से गुजरी हो? कोई दर्द या सदमा? लेडी डॉक्टर ने क्रिस से पूछा। आई डोंट नो, यह अचानक रो रही थी और बेहोश हो गई, मैं बस इतना ही जानता हूँ, क्रिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ओके, तो आई थिंक कल इन्हें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो इन्हें बहुत तकलीफ़ देता है, वरना यह पैनिक अटैक एक दिन उनकी जान ले लेगा। फ़िलहाल मैं उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 4 से 5 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। यह कुछ मेडिसिन है, इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा, इससे उनकी परेशानी हो जाएगी, लेडी डॉक्टर ने समझाया। तुम जा सकती हो, क्रिस ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ डॉक्टर को वहां से जाने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिस आशी के बगल में बैठकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। क्या फिर से बहकने लगा है क्रिस? कैसे हैंडल करेगा वह आशी को? असल में नवीन जी कौन हैं, क्यों पहुंचा है उन्होंने आशी को क्रिस तक, सब पता चलेगा। बस पढ़ते रहिए और सुनते रहिए क्रिस और आशी की रोमांचक कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।